हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस are in equilibrium, that is they have same vapor pressure। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी एक सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम में होती है, यानी उनका वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसको समझने के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको समझने के लिए उसी तरीके से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में। आपको पता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं किसी लिक्विड का तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वेपर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग। सपोज किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पर था। जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर उस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एकदम डाउनफॉल आ जाता है। एकदम डाउनफॉल क्यों आया? क्योंकि ये लिक्विड इस टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो गया। क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है वो लिक्विड्स के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, इसलिए एकदम उसमें डाउनफॉल नोटिस किया गया। यानी ये जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो टेम्परेचर होगा दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट, और ये जो कर्व है दिस इज फॉर द सॉलिड। जब ये सॉलिडिफाई हो गया, नाउ अब हम उस सॉल्वेंट में हमने क्या किया? कुछ सोल्यूट मिक्स किया, यानी उसका हमने सॉल्यूशन बना दिया। नाउ सॉल्यूशन बनने पर हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। सो एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर कम नोटिस करेंगे हम, तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम कम करना शुरू करेंगे तो वेपर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग and it meets to the solid phase। यानी जब ये solid phase यहां पर मीट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज फॉर सॉल्यूशन। ये जो कर्व है ये सॉल्यूशन के लिए है। अब आप देखिए, पहले फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट का कितना था? इतना। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन बना दिया तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो गया? डिप्रेस कर गया, उसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर में कमी आ गई। सो दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF। दिस इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF।
This is called as the depression in freezing point. Mathematically, it is represented by delta TF is equal to KF into M. ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। वहां पर क्या था, डेल्टा TB था और यहां पर KB था, लेकिन अब क्या है यहां पर KF। KF क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इट इज कॉल्ड एज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और n क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। n इज द मोलैलिटी। यहां से यदि हमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ m is 1 यानी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, देन KF is equal to delta TF. From here we can define the molar depression constant. So molar depression constant is defined as the depression in freezing point when the molality of the solution is taken as 1. क्या molality of the solution is taken as unity, यानी यदि हम solution इस molality का लें, 1 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट का लें, तब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। अब बात करेंगे इस डेरिवेशन की। ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम वैसे ही आपने करना है जैसे आपने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो इस डेरिवेशन को अब हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे अब how can we calculate the molecular mass of the solute. Calculation of molecular mass of solute. We know that delta TF is equal to KF into M. M is what, molality, so it is equal to, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, वेट ऑफ द सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। वेट ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, and W1 is the weight of the solvent in grams. So from here the molecular mass of the solute M2 is equal to KF upon delta TF into W2 into 1000 by W1। ये इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यहां से अगेन ये बिल्कुल क्लियर है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि शो दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप क्या करेंगे, यहीं से पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यहां तक जाएंगे और हमें पता है कि W2 by M2 is what, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात करेंगे इसके कुछ एक एप्लीकेशंस की। ये जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है कहां पर अप्लाई होता है, बात करेंगे एप्लीकेशंस की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मोस्टली हम दो एप्लीकेशंस में, दो जगह पर इस एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इन मेकिंग एंटी-फ्रीज सॉल्यूशन।
एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? देखिए, जो हिली एरियाज में गाड़ियां चलती हैं, कार रेडिएटर में उनके पानी सर्कुलेट होता है ताकि इंजन को वो ठंडा रख सके, लेकिन वहां तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे होता है, तो इसलिए पानी जम जाना चाहिए, और यदि पानी जम जाएगा तो वो इंजन को नुकसान पहुंचाएगा, गाड़ी बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, पानी के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल एज एन एंटी फ्रीज सोल्यूट, एंटी फ्रीज सब्सटेंस के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी में मिक्स किया जाता है, जिससे पानी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो बहुत नीचे चला जाता है, और वहां का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, जो वहां की कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो टेम्परेचर होता है वो -5 या -10 तक जाता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो -10 से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से कार रेडिएटर में पानी नहीं जमता है। दूसरी एप्लीकेशन यूज्ड एज de-icing एजेंट। जो हमारे हिली एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, वहां पर रोड से स्नो को साफ करने के लिए, बर्फ को साफ करने के लिए हम उसमें रोड पे डी-आइसिंग एजेंट डालते हैं। डी-आइसिंग एजेंट कौन से हम यूज करते हैं? एक तो सोडियम क्लोराइड, या फिर हम यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। वहां पर क्या किया जाता है, रोड्स पे या तो सोडियम क्लोराइड डाल दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड और आइस का जो मिक्सचर होता है वो पानी के फ्रीजिंग टेम्परेचर को -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिप्रेस कर देता है, और कैल्शियम क्लोराइड तो और ज्यादा डिप्रेस कर देता है। इससे जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो -55 डिग्री सेल्सियस तक डिप्रेस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रोड पे स्नो के ऊपर आइस पर आप सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, उससे क्या होगा, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है मिक्सचर का वो बहुत डाउन चला जाता है, और वहां का जो टेम्परेचर होता है, लेट इट बी -10 डिग्री है, तो वो टेम्परेचर इतना नहीं होता है, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो पिघल जाती है और रोड साफ हो जाती है। तो ये जो दो एप्लीकेशन है, इनको हम यूज करते हैं, यूज करके फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम इन दो जगह पर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, हमने कौन कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की है। फर्स्ट हमने किया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक सबसे पहले हमने की थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक को थोड़ा कुछ और आगे लेके चलेंगे। हम बात करेंगे इस पर बेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, और ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन पर जनरली एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पहले हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बात करेंगे। न्यूमेरिकल है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। स्टेटमेंट देखिए, 45 ग्राम ऑफ ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. 600 gram of water
यानी जो सोल्यूट है वो आपका 45 ग्राम है और जो सॉल्वेंट है वो आपका 600 ग्राम है। लिख लेते हैं W2 is 45 ग्राम एंड W1 is 600 ग्राम। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और सेकेंड हमने कैलकुलेट करना है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। यदि फॉर्मूला याद भी ना रहे तो भी फॉर्मूला कुछ एक सेकंड्स में ही आप फॉर्मूला इसका दोबारा लिख सकते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जानते हैं ये एक्सप्रेशन। एंड मोलालिटी क्या होता है? W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। तो यहां से जो मॉलिक्यूलर मास होगा सॉल्यूट का वो आ जाएगा डेल्टा। नहीं, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। We have to calculate the delta TF. So the KF, इसके लिए जो KF की वैल्यू होगी वो हमें दी हुई होगी। यहां पर KF वैल्यू that will be 1.86। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए इनटू W2 वेट ऑफ द सोल्यूट। ये आपको दिया हुआ था KF। वेट ऑफ द सोल्यूट 45 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट आपको नहीं दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता है CH2OH एंड CH2OH। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 12 2 ये होगा 24 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 2, यानी ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 62 ग्राम पर मोल। यानी मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ गया 62 इंटू 1000 बाई W1। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 600 ग्राम। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा TF। यहां से कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी केल्विन में। आपको पता है ये फर्स्ट आंसर आ गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वी नो दैट TF नॉट माइनस TF इज डेल्टा TF एंड TF नॉट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर कितना होता है? 273.15 केल्विन माइनस जो वैल्यूज ये हमें यहां पर निकालनी है और ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो वी कैन कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कुछ एप्लीकेशंस, उसका फॉर्मूला और ये बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उस पर भी बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड पर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टेटमेंट है ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन सुक्रोज का, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 342, इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ इट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको 68.4 ग्राम
पर लीटर के हिसाब से आपने ये डिसॉल्व किया है, यानी जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो आपका 68.4 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। व्हाट इज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट टेम्परेचर 300 केल्विन? कहना है ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कीजिए जब टेम्परेचर 300 केल्विन हो। वी नो दैट R is equal to 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये R की वैल्यू आपको दी हुई भी हो सकती है, सॉल्यूशन कांस्टेंट आपको याद भी रखनी होती है। शुरुआत करते हैं इसके फार्मूले से। वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT एंड पाई इज इक्वल टू C इज concentration of the solution. If n number of moles dissolved in V liter of solution, then n by V gives concentration into R into T. Osmotic pressure हमें निकालना है। n number of moles कैसे निकालेंगे? Weight of the solute by molecular mass of the solute, यानी ये हो जाएगा W2 by M2 into V R into T। वेट ऑफ द सोल्यूट कितना दिया हुआ हमें? 68.4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इज 342 इनटू वॉल्यूम लीटर में लेना है या मिलीलीटर में, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द आर। आर की वैल्यू किस में है आपके पास? लीटर में है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी आपका लीटर में रहेगा। तो यहां पर आ गया 1 इंटू आर इज 0.082 टी। यहां पर देखिए अगेन वैल्यू इज इन केल्विन, तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, तो यहां पर 300 आ जाएगा। नाउ इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी पाई की, दैट मस्ट बी इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेरिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेयर में होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें कुछ एक ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। साथ ही कई बार एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जाम में सीबीएसई में कि मीट को हम कैसे फ्रेश रख सकते हैं। मीट को सॉल्ट लगाने के बाद क्या होता है कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो जो बैक्टीरिया जो उसको खराब करने वाले बैक्टीरिया है मीट को, दे लूजेस वाटर एंड द मीट रिमेन्स फ्रेश। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज एडिमा। एडिमा, जो लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट लेते हैं अपने खाने में, उनकी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, पफीनेस हो जाती है। कारण उसका सेम, दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। होता क्या है कि ज्यादा सॉल्ट लेने से उनके टिश्यूज के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, बाहर कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से टिश्यूज के अंदर जो वाटर का है वो इनफ्लो शुरू हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से पफीनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम एडेमा बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी यहां पर पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is preferred to calculate molecular mass of solute। कुछ एक रीजन हम इसके डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उन 4 में से जो ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है, वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उसका कारण क्या है
कि बाकी जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उन पर बेस्ड जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो 0.00001 केल्विन इतना चेंज उनमें हम नोटिस करते हैं। और ये चेंज इतना कम होता है विच कैन नॉट बी मेजर्ड इजिली। बट ऑस्मोटिक प्रेशर में जो चेंज ऑब्जर्व होता है वो 10⁻³ एटमॉस्फेयर रेंज का होता है। इट कैन बी मेजर्ड। फिर रिपीट कर दूं, जो टेम्परेचर चेंज हम नोटिस करते हैं, चाहे वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, चाहे वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो टेम्परेचर का जो हम चेंज नोटिस करते हैं वो 0.0001 केल्विन के आसपास का होता है, जिसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है इसमें जो चेंज है वो 10⁻³ एटमॉस्फेयर का होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते हैं, इस वजह से भी हमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है उसको हम प्रेफर करते हैं। और एक और इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट, जितने बाकी 3 मेथड्स हैं दे यूज मोलैलिटी, बट यही एक अकेला मेथड है जो मोलैरिटी को यूज करता है। दैट इज व्हाई द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक था ये खत्म होता है। आप इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिए, वो असाइनमेंट में आपको साथ में दूंगा। और इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आने वाला टॉपिक होगा वो रहेगा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वॉन ट्रू फैक्टर।